वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेहत और तिब्बी तहकीक पर करेंगे बजट के बाद वेबिनार से खिताब। 3 ब्रेकआउट सेशन में कवर होंगे हेल्थ और फार्मा सेक्टर, नर्सिंग कॉलेजों के क़याम, ICMR लैब के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इस्तेमाल समेत दीगर उमूर पर होगी बातचीत। पहली मर्तबा देसी एयरक्राफ्ट पर समंदर में आज से शुरू होगी बहरिया कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का होगा खिताब। तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने और समंदरी मफादात के चैलेंजेस पर होगी तवज्जो। मेघालय में आज प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे 9 मुंतखब अरकान असेंबली को हलफ। 9 मार्च को होगा असेंबली स्पीकर का इंतखाब। कॉनराड संगमा की क़यादत में NPP इत्तेहाद ने हुकूमत साजी का पेश किया दावा। हैदराबाद में आज से शुरू होगी मालियाती शमूलियत पर G20 वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग। ग्लोबल साउथ की उभरती मईशत के साथ मालूमात और तजर्बात मुश्तरक करने पर होगा तबादला ख्याल। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीफ जस्टिस को लिखा खत। अदालत में पेशी के लिए की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त। हुकूमत ने इमरान की तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगाई पाबंदी। ख़वातीन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान होगा मुकाबला। कल के मैच में यूपी वॉरियर्स के गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से दी शिकस्त। और मथुरा वृंदावन से लेकर काशी तक घरों और बाजारों में होली की रौनक। होली मिलन तकरीब में लोग हुए सराबोर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेहत और तिब्बी तहकीक पर बजट के बाद वेबिनार से खिताब करेंगे। मरकजी हुकूमत के जरिए मुनक़िद किए जा रहे 12वें पोस्ट बजट वेबिनार की सीरीज के तहत ये वेबिनार सेहत और फार्मा शोबे में बजट ऐलानात को अमल आवरी के लिए रोड मैप तैयार करेगा। मजमूई तरक्की हुकूमत की तरजीहात में से एक है और इसी सिमत में अहम पहल करते हुए 157 नए नर्सिंग कॉलेजों के क़याम, ICMR के चुनिंदा तजर्बात में पब्लिक और प्राइवेट तिब्बी तहकीक को फ़रोग देना और तिब्बी आलात के लिए मुतअद्दिद मौज़ूआत को कवर कोर्स शुरू करने का बजट में ऐलान किया गया है। स्किल सेल एनीमिया के खात्मे से मुतालिक मिशन के तहत मुतासरा कबायली इलाकों में 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। वेबिनार में सेहत और फार्मा सेक्टर को कवर करते हुए एक साथ 3 ब्रेकआउट इजलास होंगे। इस वेबिनार में मरकजी हुकूमत से मुतालिक वजारतों और महकमों के वुज़रा और सेक्रेटरी शामिल होंगे। इसके अलावा रियासत, मरकजी इंतजाम वाली रियासतों के सेहत से मुतालिक महकमों के स्टेक होल्डर्स, सेहत और फार्मा सेक्टर के माहिरीन सनती दुनिया के लिए अपनी तजवीज़ पेश करेंगे। मेघालय में कानून साज असेंबली के 9 मुंतखब अरकान आज सुबह शिलोंग में मीटिंग करेंगे और इसके लिए असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाया गया है। खुसूसी इजलास के दौरान ही असेंबली के स्पीकर का भी इंतखाब होना है। 59 अरकान पर मुश्तमिल नए ऐवान के पहले इजलास में प्रोटेम स्पीकर 9 मुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाएंगे। असेंबली कमिश्नर और सेक्रेटरी अंडर एंड्रयू साइमन ने बताया है कि ऐवान का इजलास दोबारा 9 मार्च को होगा और इस दौरान स्पीकर का इंतखाब होगा। दरअसल मेघालय में कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल इत्तेहाद को 2 बड़ी इलाकाई जमातों यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट की हिमायत हासिल है। UDP के सदर मैट बांडुवा ने कॉनराड के संगमा को लिखे गए अपने खत में हिमायत की बात कही है। UDP ने 11 सीटें हासिल की हैं और इसके अलावा NPP को अब 59 रुकनी रियासती असेंबली में 45 मेंबरान असेंबली की हिमायत हासिल है। 2-2 मेंबरान असेंबली वाली BJP और HSPDP के अलावा 2 आज़ाद मेंबरान असेंबली ने पहले ही अपने हिमायत के खत NPP को सौंप दिए हैं।
नागालैंड की तमाम जमातों ने एनडीपीपी बीजेपी इत्तेहाद को गैर मशरूत हिमायत दी है। इसके अलावा नागालैंड में अब अपोजिशन के बगैर हुकूमत चलेगी। इंतखाबात से कबल इत्तेहाद के शिराकतदार एनडीपीपी बीजेपी ने बिलतरतीब 25 और 12 सीटें जीती थीं और इस तरह से 60 रुकनी ऐवान में कुल 37 नशिस्तें मिलीं। नागालैंड की तमाम पार्टियों ने अब मिलकर हुकूमत चलाने का फैसला किया है। नागालैंड में एनसीपी ने 7 और एनपीपी ने 5, एलजेपी रामविलास ने 2, नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ और आरपीआई अठावले ने 2-2 और जेडीयू ने 1 सीट जीती है और इसके अलावा 4 आजाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। अगरचे एनडीपीपी बीजेपी इत्तेहाद ने अभी तक हुकूमत बनाने का दावा पेश नहीं किया है, लेकिन उसे दूसरी सियासी जमातों की जानिब से अपनी दूसरी मियाद जारी रखने के लिए गैर मशरूत हिमायत हासिल है। दरअसल नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो ने कल नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने भी उनके साथ मौजूद थे और नागालैंड के वजीर आला ने नई हुकूमत की तश्कील के लिए हिमायत देने का बीजेपी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हलफ बर्दारी की तकरीब में अमित शाह और जेपी नड्डा को भी मदऊ किया। भारत की सदारत में G20 इजलास का सिलसिला जारी है। आज हैदराबाद में मालियाती शमूलियत के लिए आलमी शराकतदारी का इजलास शुरू होगा। 2 रोज़ा इजलास के दौरान खास तौर पर ग्लोबल साउथ की उभरती हुई मईशतों के साथ इल्म और तजर्बे के मौजू पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग से पहले इक़्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी अजय सेठ ने कल माली शमूलियत में शराकतदारी के मौजू पर अपने ख्यालात पेश किए और उन्होंने कहा कि G20 ने दुनिया को बहुत से उतार चढ़ाव से निकलने में मदद की है और आलमी इक़्तिसादी मसाइल पर मुसलसल रहनुमाई की है। भारत इसे पूरी दुनिया, खास तौर पर ग्लोबल साउथ के लिए ज़्यादा मौक़िफ़ बनाने का इरादा रखता है। मीटिंग के लिए जमा मंदुबीन ने ग्लोबल साउथ के खदशात को दूर करने में भारत की कोशिशों की तारीफ की। मंदुबीन ने मालियाती शमूलियत पर भारत के साथ काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। तमिलनाडु में बिहार के कारकुनों के साथ बदसलूकी और तशद्दुद के इल्जामात के दरमियान बिहार में सियासत गर्म हो गई है। अपोजिशन नीतीश कुमार हुकूमत पर हमला कर रही है, जबकि हुकूमत दिफाई अंदाज में है। क्या है इस पूरे मामले में कुछ हो रहा है? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में मुनासिब मौक़ों की कमी की वजह से बिहार के मजदूर यहां से काम के लिए मुल्क के दूसरे हिस्सों या बैरून मुल्क जाते हैं, जहां ये मजदूर कम पैसों में काम करने पर मजबूर हैं। इसलिए ज्यादातर फैक्ट्रीज बिहार या तो कहें कि शुमाली भारतीय मजदूरों को मुलाजमत देने को तरजीह देते हैं, जिससे मकामी मजदूरों में अदम इत्मीनान पैदा होता है। तमिलनाडु के मुख्तलिफ शहरों से बिहार वापस आने वाले मजदूरों का इस वक्त यही कहना है। तमिलनाडु को बिहार यूपी वाला को इसलिए मारा जा रहा कि ये बिहार यूपी वाला 400-500 रुपया में काम कर रहा, इसलिए हमको काम नहीं मिल रहा। ताज़ा मामला तमिलनाडु का है, जहां इन मजदूरों के साथ बदतमीजी और तशद्दुद का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर 2 वीडियोस वायरल हुए, जिनमें जद्दोजहद करने वाले कारकुनों को बिहार का बताया गया। इस मामले पर रियासती असेंबली में अपोजिशन लीडर विजय कुमार सिन्हा ने रियासती हुकूमत पर मामले में लापरवाही का इल्जाम लगाया। तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से उसकी पिटाई करके हत्या कर रही है और 1-2 नहीं दर्जनों लोग को रात में 9 बजे के लगभग हमको वहां से एक चंदन नाम का मेरे क्षेत्र का डुमरी ग्राम का उसका रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने फोन किया है कि सर हमको बचा लीजिए, फैक्ट्री से मैं भी कह रहा कि जल्दी से तुम लोग निकल जाओ, फैक्ट्री में भी सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है और कह रहा है कि स्टेशन पर जाएंगे वहां पीटेगा, बस से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, खिंच खिंच के मारा जा रहा है। ताहम रियासती हुकूमत फौरी तौर पर दिफाई अंदाज में आ गई और रियासत के एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र कुमार गंगवार ने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वीडियो को गुमराहकुन करार दिया। जो सोशल मीडिया पर वीडियो आए, उन वीडियो के बारे में तमिलनाडु के डीजीपी के द्वारा स्वयं एक वीडियो जारी करके स्पष्ट कर दिया गया है कि जो वीडियो आए थे उसमें एक तमिलनाडु के त्रिपुर का है और दूसरा जो है वो कोयम्बटूर का। जो त्रिपुर में घटना हुई थी वो बिहार झारखंड के श्रमिकों के बीच में आपसी
जो झड़प का है वो है, और कोयम्बटूर के स्थानीय निवासियों के बीच विवाद का घटना है। सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो लगा करके इस तरह की बात अगर पोस्ट कर रहे हैं तो तमिलनाडु पुलिस इसकी जांच भी कर रही है, कौन आदमी कैसे किस परिस्थितियों में पोस्ट किया जा रहा है। और बिहार पुलिस लगातार जो भी हमारे पास में कॉल आ रही है या सोशल मीडिया पर कोई हमको जानकारी मिल रही, हम लोग उसका अपने लेवल से भी सत्यापन कर रहे हैं। ऑपोजिशन के बढ़ते हुए दबाव के पेश नजर वजीर आला नीतीश कुमार ने दही तरक्की के महकमे के सेक्रेटरी बाला मुरुगन डी की क़यादत में अफसरान की एक टीम तमिलनाडु भेजी है ताकि हक़ाइक़ की तस्दीक की जा सके और बिहारी मजदूरों के मसाइल जान सकें। दूसरी जानिब इतवार को नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने हुकूमत का दिफा करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत बिहार के मजदूरों की हिफाजत की जिम्मेदार है, लेकिन दोनों रियासतों के दरमियान तनाज़े की सूरत में मरकज को मदाखलत करनी चाहिए। हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई हमारे यहाँ भी आ सकता है, यही तो खूबसूरती है। लेकिन अगर कोई नोटोरियस अगर तमिलनाडु में अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो हम लोग तो बार बार कहेंगे कि उस पर कठोर कार्रवाई वहाँ की सरकार को करना चाहिए। होली का पर्व है और मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए विपक्ष के आरोपों में दम दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। और बहरिया कमांडरों की कॉन्फ्रेंस आज भारत के पहले मकामी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत पर शुरू होगी। ये पहला मौका है कि जब कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पहला मरहला समंदर में मुनक़िद होगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई दिन INS विक्रांत पर बहरिया के कमांडरों से खिताब करेंगे। दिफाई सरबराह, भारतीय फौज और भारतीय फिजाइया के सरबराहन भी बाद के दिनों में बहरिया के कमांडरों से बातचीत करेंगे। इसका मकसद तीनों अफवाज के दरमियान मामूल की कार्रवाइयों के लिए साजगार माहौल पैदा करने के साथ साथ मुल्क के दिफा और तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी और भारत के कौमी मफाद में फौरी कार्रवाई से मुतालिक मसाइल को हल करना है। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन सरगर्मियों के हिस्से के तौर पर समंदर में ऑपरेशन की नुमाइश का भी मंसूबा बनाया गया है। बहरिया के सरबराह दीगर बहरियाई कमांडरों के साथ भारतीय बहरिया की तरफ से गुज़िश्ता 6 माह में शुरू की गई अहम ऑपरेशनल अशिया, लॉजिस्टिक, इंसानी वसाइल की तरक्की, तरबियत और इंतजामी सरगर्मियों का जायजा लेंगे और अहम सरगर्मियों और इक़दामात के लिए मुस्तक़बिल के मंसूबों पर गौर करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान बहरिया के कमांडरों को 22 नवंबर को भारतीय बहरिया में नाफिज अग्निपथ स्कीम के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट के बारे में भी आगाह किया जाएगा। भारतीय बहरिया ने बहरे अरब में अपने जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया और इसके पोस्टर को DRDO के जरिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल ने बहरे अरब में अपने टारगेट पर हमला किया। मिसाइल में मुल्की मवाद बढ़ाने पर ब्रह्मोस एरोस्पेस मुसलसल काम कर रहा है। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज भोपाल में गुड गवर्नेंस के तरीक़ों पर 2 रोज़ा इलाकाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। कॉन्फ्रेंस में डिजिटल इक़दामात पर गौर किया जाएगा और शहरियों को डिजिटल तौर पर बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। और आपको बता दें कि ई गवर्नेंस मॉडल को बेहतर बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। इस दौरान महकमा इंतज़ामी इस्लाहात और अवामी शिकायत एक्ट 2022 पर एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। प्रोग्राम में मुल्क भर से तकरीबन 200 मंदबीन शिरकत करेंगे। इत्तलात और नशरियात, नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल को मजीद शानदार बनाने की सिमत में मुसलसल काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गोवा छोटी रियासत होने के बावजूद कौमी खेल जैसा बड़ा प्रोग्राम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसको और भव्य कैसे बनाया जाए, ये पिछले 2-3 वर्षों में बहुत शानदार प्रयास हुए हैं और सब लोगों ने इसमें एक बदलाव देखा है, बहुत भव्यता देखी है। अब फिल्मों के साथ साथ जहां एक और फेस्टिवल होता है, फिल्म बाजार लगता है, तो फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा भी गोवा में पहले से ज़्यादा मिला है। उसी तरह से ही खेलों के क्षेत्र में भी हम कहीं पीछे न रह जाएं, तो गोवा एक पहली बार, बहुत छोटा राज्य है लेकिन इतना बड़ा आयोजन नेशनल गेम्स का आने वाले कुछ महीनों में करने के लिए तैयार है।
ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसके साथ साथ एक बहुत सफल आयोजन वर्ल्ड टेबल टेनिस का स्टार कंटेंडर का किया गया। दुनिया भर के टॉप 200 खिलाड़ियों को भारत में आना, भारत के 40 से ज़्यादा खिलाड़ियों को इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने का अवसर देना, ये पहली बार हुआ है। और इसका बहुत सफल आयोजन गोवा में हुआ। गोवा सरकार को और बाकी आयोजकों को बहुत बधाई। पूर्वांचल माटी महोत्सव का छठा एडिशन राजधानी नई दिल्ली के राजघाट के गांधी दर्शन अहाते में शानदार तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। पूर्वांचल के फन और सकाफत को बचाने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के तस्वुर को महसूस करते हुए राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा ने इस त्यौहार में शिरकत की। आइए देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। मेरा बचपन भी साथ ले आया, गांव से जब भी आ गया कोई। जी हाँ, जब भी अपने गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू की बात होती है तो गांव की गलियों और चौबारों में गुजरे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले पूर्वांचल के बाशिंदों को सकाफती तौर पर आपस में जोड़ने के मकसद से नई दिल्ली में वाक़ राजघाट में गांधी दर्शन के कैंपस में पूर्वांचल महोत्सव माटी के छठे एडिशन का इनेकाद किया गया। माटी महोत्सव में हिस्सा लेने आए राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम हमारी सकाफत और ख्यालात को जोड़ने का काम करते हैं। यह बहुत ही सुखद है कि आज आप सभी के साथ यहाँ इस माटी उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यह महोत्सव हमारी उत्सव धर्मी संस्कृति का एक तरह से उजास है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस मौके पर माटी ट्रस्ट के चेयरमैन राम बहादुर राय ने कहा कि ये महोत्सव दिल्ली समेत पूरे मुल्क में पूर्वांचल की लोक सकाफत को फरोग देने का एक प्लेटफॉर्म है। माटी का जो आयोजन है वह माटी के बल पर, अपने बल पर पूर्वांचल का विकास हो सके या पूर्वांचल के लोग आगे बढ़ सके, इसकी एक कोशिश है। प्रोग्राम के मुंतजमीन के मुताबिक माटी का फन, सकाफत और विरासत हमारे जहन को मिट्टी से जोड़ता है। निस्वार्थ भाव से आई थिंक जो माटी का क्रिएशन है वो एक प्लेटफॉर्म है। आप देखिए सब लोग आते हैं, उनकी ख्वाहिश रहती है, कोई कुछ न कुछ करता रहता है, ऐसे ही मूवमेंट बनता है। और मूवमेंट से जहाँ वहाँ के जो बच्चे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनकी अगर तरक्की होती है तो सबको खुशी होती है। मेरा बचपन भी साथ ले आया, गांव से जब भी आ गया कोई। हम लोग गांव घर और गांव की और पूर्वांचल की संस्कृति और संस्कारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पूर्वांचल जो रीजन है, उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न रीजन है, उसका कल्चर, उसका आर्ट, उसकी कविता और तमाम चीज़ें जो हम उसका जो खोती जा रही हैं, उसको एक बार पुनर्जागृत करने का एक हमारा ये प्रयास है। प्रोग्राम के दौरान गवर्नर कलराज मिश्र ने पूर्वांचल के फन और सकाफत को बचाने में ताउन करने वाले मुअज़्ज़िन को भी एजाज से नवाजा। मैं अब इंटेल इंडिया को लीड करती हूँ, उसकी प्रेसिडेंट हूँ और अब मेरे पास वो मौका है कि मैं इंडिया के लिए कुछ कर सकूँ और पूर्वांचल के लिए कर सकूँ। पूर्वांचल के लोग को एक दूसरे से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्थ के हिसाब से देखें तो पूर्वांचल अभी थोड़ा पिछड़ा हुआ है। हमको बहुत काम करना उस क्षेत्र के लिए। जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए, बल्कि कंट्री नहीं बल्कि अपने एरिया के लिए कर रहे हैं। तो अपने गांव के लिए हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो पूरी हमने दिया हुआ है। माटी महोत्सव में हिस्सा लेने आए पूर्वांचल के बाशिंदों ने कहा कि सकाफती विरसे के तई हकीकी मोहब्बत ही हमें बार बार अपनी मिट्टी की तरफ खींच लाती है। पूर्वांचल की खुशबू से महक रहे राजघाट पर माटी महोत्सव के जरिए जहां उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके के सदियों पुराने लोक फन और गूनागूं सकाफत को बचाने के लिए किया जा रहा है, तो वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के तस्वुर को अमली शक्ल देने की भी एक बामाना कोशिश की जा रही है। माटी पूर्वांचल महोत्सव के जरिए एक और जहां गांव में विरासत की जो तस्वीर है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की सोंधी माटी की जो सुगंध है, उसको राजधानी दिल्ली में महकाने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम एक और जहां भारत की पौराणिक संस्कृति को जीवंत करने का काम करते हैं, वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का जरिया भी बनते हैं। मेरे से कैमरामैन एसपी दुबे के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और होली से कबल ही मुल्क के तमाम शहरों में होली की धूम है। मथुरा, वृंदावन, काशी समेत कई तारीखी शहरों की होली मुनफरिद है, जिसे देखने के लिए मुल्क और बैरूने मुल्क से लोग आते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ हवा में उड़ता गुलाल होली से चंद रोज कबल मुल्क के कोने कोने से ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होली की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। होली और होली उत्सव के मौके पर बाजारों में मुसलसल खरीदारी हो रही है। रंग, गुलाल, पिचकारी और तरह तरह के बैलून्स बाजार में बिखरे हुए हैं। हर्बल रंगों की बाजार में अच्छी खासी मांग है। जड़ी बूटियों के रंग जल्द को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और आसानी से धुल भी जाते हैं। पंजाब के अमृतसर में मंदिर में फूलों के साथ होली खेली गई। दिल्ली से मुत्तसिल गाजियाबाद की 47वीं PAC टास्क फोर्स ने अपने यहां मोरों को तहफ्फुज फराहम किया है। जी हां, PAC के इस मरकज में कौमी परिंदा मोर कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है। इस मरकज में बड़ी तादाद में मोर जवानों के इर्द गिर्द देखे जा सकते हैं। उन्हें कुदरती माहौल और खुराक और पानी फराहम करने के लिए 47वें PAC टास्क फोर्स ने खुसूसी इक़दाम किए हैं। ये सेंटर IPS कमांडेंट कल्पना सक्सेना की क़यादत में चलाया जा रहा है, जहां मोर ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ये मरकज़ कैसे चलाया जा रहा है, हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने 47वें PAC टास्क फोर्स की कमांडेंट कल्पना सक्सेना से खुसूसी बातचीत की है। PAC शांति बहाली के लिए तो पहचानी ही जाती है, लेकिन अब पहचानी जा रही है मोरों के संरक्षण के लिए भी। जी हाँ, गाजियाबाद के 47 PAC टास्क फोर्स के अंदर मोर संरक्षण केंद्र बनाया गया है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की कमांडेंट कल्पना सक्सेना मैडम। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और भगवान कृष्ण का और राधा का प्रिय पक्षी है और प्राकृतिक रूप से और हमारी इस बटालियन के परिसर में हमारे सौभाग्य से यहाँ के जंगल में कुछ मोर निवास किया करते थे, लेकिन उन मोरों को सुरक्षा नहीं थी तो कई बार कुत्तों के द्वारा मार दिया जाता था अथवा पशुओं के द्वारा वो मर जाते थे और उनकी संख्या भी बहुत नहीं थी और वो हेल्दी भी नहीं थे। ये सब देखते हुए, क्योंकि यहाँ पूर्व में यहाँ की हरियाली और हरितिमा के कारण मोरों को रखा गया और इनको एक सुरक्षा की दृष्टि से इनको नेचुरल परिवेश दिया गया और यहाँ पर पेड़ों की टहनियाँ, सूखे पेड़ों की डाल के इनको पूर्ण सुरक्षित माहौल दिया गया और इनको हेल्दी फूड प्रोवाइड कराया गया उनको समय से, जिसके कारण आज मोर हमारे पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए हैं। इनकी संख्या बढ़ गई है और ये अब एग्स भी दे रहे हैं और पिछले 3 महीने के अंदर इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। आज की तारीख में हमारे पास में लगभग 45 मोर हैं और ये सुबह की और शाम की यहाँ की छटा देखते ही बनती है इस परिसर की। और ख़ास तौर से हमारे वाहिनी के जवानों के लिए जो एक मोनोटोनस ज़िंदगी जीते हैं और सुबह शाम देश की आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं, जब उनके परिवारजन और वो खुद सुबह और शाम इन मोरों के बीच में रहते हैं तो निश्चित रूप से उनको एक बहुत सुखद अनुभव होता है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जवान और परिवारों के अतिरिक्त अन्य भी पब्लिक के लोग इन मोरों को देखें और इसका सुखद अनुभव ग्रहण करें। केंद्र कब स्थापित किया गया और क्या सोचकर इस केंद्र की? ये अभी दिसंबर में हम लोगों ने, जब एक कुत्ते ने एक मोर को मार दिया था तो उससे हम लोगों को बहुत वो दुखद अनुभव था। उसके बाद हम लोगों ने, हमारी टीम ने, मेरे अलावा मेरे डिप्टी कमांडेंट रफ़ीक अहमद, क्वार्टर मास्टर, सभी टीम ने एक ये सोचा कि यहाँ पर एक संरक्षण केंद्र बनाया जाए। हमारे जवानों ने बहुत मेहनत करी चारों तरफ इसको नेचुरल परिवेश देने की। आप लोग किस तरह से इनकी देखभाल कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए 24 घंटे एक आरक्षी यहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा हम लोग सुबह और रूटीन में 3 बार इनको फूड देते हैं, जिसमें इनके मौसम के अनुसार बाजरा, मक्का, मोटा अनाज देते हैं, पानी देते हैं और हमारे मैस के जो जवान हैं अपना भोजन भी बड़े शौक से यहाँ पे ला के डालते हैं। तो इस समय ये मोर हमारे सभी जवानों के प्रिय साथी हो गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां बात करते हैं ड्रामा फेस्टिवल की। दिल्ली उर्दू अकादमी के जरिए नई दिल्ली के श्री राम सेंटर में 32वें 6 रोज़ा उर्दू ड्रामा फेस्टिवल के 5वें दिन प्रज्ञा आर्ट्स ग्रुप के जरिए लक्ष्मी रावत की हिदायतकारी में अकेली ड्रामा पेश किया गया, जो मंटो का लिखा हुआ है। इस मौके पर मुतादिद फनकारों ने बहुत सी दिलकश और खूबसूरत अंदाज में ड्रामा स्टेज किया, जिसे वहां मौजूद नाजरीन ने सराहा।
आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में तोशा खाना मामले में गैर जमानती वारंट का सामना कर रहे साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क के चीफ जस्टिस उमर अता बुंदयाल को खत लिखकर दरख्वास्त की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने खत में कहा है कि मैं आपकी तवज्जो एक इंतहाई अहम मसले की तरफ मबजूल करना चाहता हूँ। हुकूमत की तब्दीली की मुहिम के जरिए मेरी हुकूमत के खात्मे के बाद से मुझे मशकूक FIRs, धमकियों और बिल आखिर मुझे कत्ल करने की कोशिश का सामना करना पड़ा। इमरान खान ने खत के जरिए इल्ज़ाम लगाया है कि मौजूदा वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला उनके खिलाफ कातिलाना हमले की नाकाम साजिश में मुलव्विस हैं। उनका मजीद कहना था कि मेरे खिलाफ एक और कातिलाना हमले के वाज़े इशारे हैं। दरियासना हुकूमत पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। एक हुक्मनामे में पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि इमरान खान की कोई भी वीडियो, चाहे वो रिकॉर्ड शुदा हो या लाइव, किसी भी सैटेलाइट TV नेटवर्क पर नशर करने पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ जब पाकिस्तानी पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर में उनके घर पहुंची तो इमरान खान वहां मौजूद नहीं थे और बादाज़ा इमरान खान ने अपनी रिहाइशगाह पर जेल भरो तहरीक में शामिल होने वाले पार्टी कारकुनों और हामियों से खिताब करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुहाजिरीन के कैंप में अचानक आग लग गई। आग की इज्जत में आने की वजह से 3000 शेल्टर होम जलकर और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। जुनूब मशरकी बांग्लादेश के इलाके में आग लगी थी। ये गुंजान आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुहाजिरीन के कैंप हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने से 12,000 घर जलकर खाकस्तर हो गए। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की खबर पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है जैसे कि होली का त्यौहार करीब आने वाला है। यहाँ मथुरा शाही ईदगाह में ऐलान हुआ है कि यहाँ पर होली मनाई जाएगी। इसके आगे जो खबर इसमें ली गई है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर्नाटक में IIT धारवाड़ का इफ्तिताह करेंगे और ये इफ्तिताह 12 मार्च को किया जाएगा। इसके अलावा और जो खबरें इसमें शाया हुई हैं वो हमने रोज़नामा इनकलाब से ली हैं। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में बैनुल अक़वामी किताब मेला चल रहा था और उसका इख्तिताम पज़ीर हुआ है, जिसकी सुर्खी यहाँ पर लगाई गई है, आलमी किताब मेला इख्तिताम पज़ीर, आखिरी रोज़ उमड़ा शायकीन का भारी हुजूम। इसके अलावा जो और सुर्खियाँ इसमें लगाई गई हैं कि साहिर लुधियानवी के यौम विलादत के मौके पर यहाँ एक आर्टिकल शाया हुआ है और इसमें लिखा है कि अब्दुल हई से साहिल लुधियानवी तक का सफ़र इसमें बताया गया है। और आगे यहाँ पर खेल के सफ़े पर जो सुर्खी शाया हुई है वो आपको बता दें कि सानिया मिर्ज़ा का प्रोफेशनल करियर इख्तिताम को पहुँचा। उन्होंने अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जहाँ से शुरू हुआ था वहीं ख़त्म हुआ है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।